हेलो एवरीवन। हम लोग आज बात करने वाले हैं पीवाईक्यू सॉल्यूशन देखेंगे किस चीज़ का। कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट का। इस वीडियो के अंदर हम पीवाईक्यू सॉल्यूशन के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि बेसिक चीज़ इसमें क्या क्या है, इसमें पास कैसे करना है, सारा चीज़ बताएंगे। मतलब वीडियो देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यह सब्जेक्ट आपका 8 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इलेक्टिव पेपर होने की वजह से बहुत ज़्यादा इसका मटेरियल भी अवेलेबल नहीं है। आइए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द आंसर्स। आपको 7 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, तो आपको मालूम है। व्हेन एन ऑफर विथ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस इज गिवन इन रिटन फॉर्म इज कॉल्ड एज। देखिए यहाँ पे एक शब्द है टर्म और कंडीशन। यहाँ पे देखिए टर्म एंड कंडीशन, जैसे ही टर्म और कंडीशन आएगा इसका मतलब आप समझ जाइए उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखिए कि सवाल ये है कि इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है, तो इसलिए हमने जो है जो भी टर्म है उसको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, ताकि आप जब इस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे टर्म्स और कंडीशन लिखा हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया किससे रिलेटेड है सर, इसमें से कौन सा एक्ट हो जाएगा। 1872 में आया था इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था, 1872 में आया था। जो कि हमको क्या क्या बताता है कि हमको प्रिंसिपल्स और लीगल रिक्वायरमेंट बताता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को लागू करने का जो भी प्रिंसिपल्स और लीगल रिक्वायरमेंट है वो बताता है ये। आगे क्या कहता है, द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच रेट ऑफ ईच पर्टिकुलर आइटम इज कोटेड सेपरेटली। आपको कॉन्ट्रैक्ट का कई सारा टाइप होता है, जैसे लमसम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसमें से आपको पूछ रहा है कि किस कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग रेट जो है हर आइटम का पहले से बताते हैं। ठीक है। तो जैसे ही रेट का बात हो रहा है तो इसमें एक ऑप्शन आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, तो आप देख के टिक मार दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए कि सबका मतलब आपको बता देते हैं। जैसे लमसम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसमें आपको एक ही बार में एक तय अमाउंट दे देना होता है। जैसे आपको घर बनाना है, आप कह दिए कि हम 20 लाख रुपया देंगे, तो आपको 20 लाख दे देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट जो है आपको काम शुरू करने से पहले दे देना पड़ता है। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, उसमें हर काम का जो है अलग से रेट तय किया जाता है। जैसे अगर हम प्लास्टरिंग करेंगे तो उसका अलग रेट होगा। ठीक है, प्लम्बिंग करेंगे तो उसका अलग रेट होगा। तो हर आइटम के लिए जो है एक रेट तय किया जाता है। उसके बाद क्या, कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें आपको जो है कॉस्ट के साथ साथ आपको हर आदमी का परसेंटेज भी देना पड़ता है कि इसमें इतना परसेंट लगेगा, इस काम के लिए इतना परसेंट है, वो सारा चीज़ आपको तय करना पड़ता है। बात समझ गए। उसके बाद आगे हमारा क्या है, परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट्स। परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट मतलब पेमेंट इज मेड बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। जैसे कि आपका हर आदमी का यहाँ परसेंटेज तय होता है कि इंजीनियर को कितना परसेंट मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टर कितना परसेंट मिलेगा, तो उस तरीके से आपका परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेट का बात कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस ऑफ सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स इज नोन एज। ठीक, इसमें कह रहा है द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर। सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, उसको मॉनिटर करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। उसको मॉनिटर करने के प्रोसेस मतलब, जैसे कि देखिए इसका मतलब बताते हैं। ऑब्लिगेशन करने का मतलब हो गया कि किसी भी आदमी का क्या प्रॉमिस किया था, क्या वादा किया था कि हम इस तरह सामान पहुंचाएंगे, हम ये काम करके देंगे, तो वो वादा को पूरा करने के लिए जो भी एक आदमी होता है उसको देख रेख करता है। ठीक है, उस देख रेख का जो काम होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आता है। जैसे आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज में सही से पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, आपको सुख सुविधा मिल रहा है कि नहीं, उसको देख रेख करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन होगा। उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट को देख रेख करने के लिए कि आप अपना वादा पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है कई सारा बॉडी होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सिक्यूशन होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस होता है। तो ये सब आप देख लीजिएगा, सबका मतलब हमने यहाँ पे समझा रखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीआर? एडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडीआर का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। डिस्प्यूट मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक शब्द है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद। अगर मान के चलिए किसी तरह का लड़ाई झगड़ा हो गया, आपस में कुछ विवाद हो गया, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्यूट कहते हैं। तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता है एडीआर का फुल फॉर्म। उसके बाद क्या कहता है? डैमेजेस कॉज ड्यू टू डिले इन वर्क आर टर्म्ड एज। जैसे कि मान के चलिए आप कोई काम का कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए थे और काम में डिले हो गया, तो उसके वजह से जो डैमेज होगा उसको क्या कहता है? उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग लिक्विडेटेड डैमेज कहते हैं। डिले इन वर्क की वजह से जो डैमेज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिक्विडेटेड डैमेज कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास चार तरह का डैमेज है, ठीक है। चार तरह का डैमेज मतलब लिक्विडेटेड डैमेज क्या हो गया? प्री एग्रीड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर डिलेस। इसमें आपका जो है पहले से एग्री अमाउंट होता है कि अगर डिले हो गया तो कितना कंपनसेशन मिलेगा। कंपनसेशन मतलब हो गया भरपाई। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, अब उसके अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में क्या होता है कि आपको कंपनसेशन बाद में तय किया जाता है कि आपका जो नुकसान हुआ उसके लिए क्या कंपनसेशन मिलेगा। लिक्विडेटेड में पहले से तय होता है कि अगर काम पूरा नहीं हुआ या कुछ भी डिले हुआ तो आपको हम बदले में इतना पैसा देंगे। उसके बाद एक हमारा आता है डायरेक्ट डैमेजेस, जिसमें कि आपका एक्चुअल लॉस दिखाया जाता है किसी भी ब्रिज के द्वारा। ब्रिज मतलब हो गया काम सही से पूरा नहीं हुआ। टेंजेबल डैमेजेस, फिजिकल डैमेज टू द प्रॉपर्टी, उसको हम लोग टेंजेबल डैमेज कहते हैं। फिजिकल डैमेज मतलब कुछ टूट फूट हो गया या फिर कोई तरह का नुकसान हो गया जो हम लोग देख सकते हैं, उसको हम लोग टेंजेबल डैमेज कहते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या? डैमेज कॉज ड्यू टू डिले इन वर्क। अगर वर्क डिले में हो रहा है तो उसमें जो डैमेज होता है उसको हम लोग लिक्विडेटेड डैमेज कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टेक्निकल बिड? टेक्निकल बिड में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है? कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटर्नी, प्रपोज प्रोजेक्ट शेड्यूल, टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, टोटल प्राइस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो देखिए टोटल प्राइस ऑफ प्रोजेक्ट जो है ये हम लोग टेक्निकल बिड में नहीं डालते हैं। इसको हम लोग कहाँ डालते हैं? टोटल प्राइस ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंशियल बिड में डालते हैं। बात समझ में आ रही है? टोटल प्राइस ऑफ प्रोजेक्ट हम लोग फाइनेंशियल बिड में डालते हैं, टेक्निकल बिड में नहीं डालते हैं। इससे रिलेटेड अब जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया सबका मतलब हम समझा दिए हैं। जैसे कि कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटर्नी, ये हमारा एक तरह का लीगल ऑथराइजेशन होता है जो किसी पर्सन को दिया जाता है कि आप उसके बदला काम कीजिए, ठीक है। प्रपोज प्रोजेक्ट शेड्यूल, प्रपोज प्रोजेक्ट शेड्यूल करने का मतलब हो गया कि आपको प्रोजेक्ट कब तक खत्म कर देना, उसका एक टाइम लाइन, समय सीमा जो भी है, ठीक है। टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका क्या हो जाएगा कि आपको जो है कोई भी तरह का टैक्स का जो है आप गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज़ इसमें आ जाता है। टोटल प्राइस ऑफ प्रोजेक्ट, ओवरऑल कॉस्ट टू द कंप्लीट ऑफ द प्रोजेक्ट, पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में जो खर्चा है उसको टोटल प्राइस ऑफ प्रोजेक्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिनिमाइजेशन ऑफ पोटेंशियल लॉस कैन बी अचीव्ड बाय। पोटेंशियल लॉस जो भी आपका हुआ है उसको कम करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट रिस्क मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। आपको जो इसमें से सारा काम करना पड़ेगा। अगर आपको क्या करना है? मिनिमाइज करना है पोटेंशियल लॉस। पोटेंशियल लॉस करने का मतलब आपको मालूम है कि ये हमारा जो है नुकसान हो सकता है। जैसे आप मान के चलिए कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, आपको पहले से मालूम है कि हमारा क्या क्या नुकसान हो सकता है, किस किस तरह से नुकसान हो सकता है। अब उस चीज को, नुकसान को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये सारा काम करेंगे। बात समझ गए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन? इसमें से कौन सा जो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन नहीं है? तो एक शब्द है, पहला ही ऑप्शन है लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब होता है हमारा क्या? मुकदमा, ठीक है। बात समझ गए? लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? मुकदमा। तो लिटिगेशन में हमारा क्या होता है? कोर्ट वगैरह का चक्कर लग जाता है, ठीक, और उसको हम लोग जो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में नहीं रखते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे कि लिटिगेशन में हमारा क्या होता है? कोर्ट मुकदमा का चक्कर हो जाता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन। तो हम लोग लीगल एक्शन वगैरह जो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में नहीं रखते हैं। आपको हम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन डिटेल में बताएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपका क्वेश्चन किसी इस बार भी एग्जाम में आ सकता है। आगे पढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है। फोर्स मेजोरे कैन बी। फोर्स मेजोर जो है ये आपका क्या करता है? ये हमको बताता है अनफोर्सेबल सर्कमस्टांसेस दैट प्रिवेंट समवन फ्रॉम फुलफिलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मान के चलिए कोई अचानक से कोई आपदा हो गया, ठीक है, जैसे कि कोविड आ गया था अचानक से,
पूरा देश में आपका क्या हो गया, लॉकडाउन लग गया था, या फिर अचानक से बाढ़ आ गया, ठीक है, अचानक से जो है हमारा कुछ भी बाधा आ गया, जैसे मान के चलिए रोड बह के चला गया, तब हमारा जो मटेरियल का सप्लाई नहीं हो पाएगा, या फिर अचानक से आग लग गया। तो इस तरीके की सिचुएशन में अगर आप काम पूरा नहीं कर पाते, अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, फोर्स मेजूरे में आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्स मेजूरे में क्या हो जाएगा, एक्ट ऑफ गॉड, भगवान की मर्जी, यानी कि प्राकृतिक आपदा आ जाए तो वो भी आपका उसी में आएगा कि इसमें हम लोग काम पूरा नहीं कर पाएंगे। फायर और एक्सप्लोशन, अचानक आग लग जाए, उसमें भी काम सही से पूरा नहीं हो पाएगा। वार्स और हॉस्टिलिटीज, अचानक से जो है युद्ध छिड़ जाए तो वैसे में भी काम पूरा नहीं हो जाएगा। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स मेजूरे में चारों ऑप्शन, सॉरी तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। आगे हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं। देखिए, अब आपको हम जो है लॉन्ग आंसर शुरू करने से पहले आपको हम कुछ बात बता देते हैं, ताकि आपको जो है सब कुछ समझ में आ जाए आसानी से। आपको आपका जो सब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट, अगर आप इसका मतलब समझ गए, ठीक है, अगर आप इस चीज का मतलब समझ गए तो आपके लिए क्या पड़ेगा, बहुत ही आसान पड़ेगा। क्या आसान पड़ेगा सर, एग्जाम में नंबर लाना आसान पड़ेगा। बस इसका आप मतलब समझ जाइए, आंसर आप खुद ब खुद बना के लिखिएगा। तो सबसे पहले एक शब्द होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट होता क्या। देखिए, ये चीज आपको हम पहले इसलिए बता रहे हैं ताकि आगे जो भी हम आपको क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक लीगल एग्रीमेंट, ठीक है, जो कि दो लोगों या ग्रुप के बीच में एक ऑफिशियल पेपर होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो कि हमारा लीगल डॉक्यूमेंट कहिए, एग्रीमेंट कहिए, जो दो लोगों के बीच में या फिर दो ग्रुप के बीच में हमारा जो है तय किया जाता है। जैसे मान के चलिए दो कंपनी के बीच में तय हुआ या दो इंसान के बीच में तय हुआ, तो वो आपका क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट हमारा कई तरह का होता है। कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम दो पार्टी होता ही होता है, ठीक, और दोनों का सहमति होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में अब हमारा टर्म और कंडीशन क्लियर होता है, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो सारा चीज क्लियर हो जाता है, ठीक है। बेसिकली अगर बात किया जाए तो कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का क्या होता है, प्रॉमिस होता है कि हम आपको ये करके देंगे, बदले में हम आपसे ये लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, एक तरह का प्रॉमिस होता है। आगे बात करते हैं हम लोग किस चीज का, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट होता क्या चीज है। देखिए, यहाँ पे एक शब्द है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब आपको मालूम है, मैनेजमेंट में हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी काम मेरा सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबका काम प्रॉपर वे में होना चाहिए, हर हर चीज हर किसी को मिलना चाहिए, वो सारा चीज हम लोग मैनेजमेंट में देखते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी प्रोजेक्ट या बिजनेस एग्रीमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट को प्रभावी तरीके से संभालना। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, किसी भी प्रोजेक्ट या बिजनेस एग्रीमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट को प्रभावी तरीके से संभालना। ये एक तरह का हमारा जो है पूरा प्रोसेस होता है। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट हमारा क्या है, एक तरह का पूरा प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, बातचीत करते हैं, उसको लागू करते हैं, उसके बाद उसका देख रेख करते हैं। यानी कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है ये कई पार्ट में बटा हुआ है। जैसे सबसे पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, कि हमारा जो भी टर्म कंडीशन है हम ये देंगे। जैसे दो पार्टी है, ए और बी, ठीक है, ये बोलता है कि जैसे मान के चलिए कि घर बनाना है किसी को, ठीक है, ए को घर बनवाना है और बी उसका कॉन्ट्रैक्टर है। ए बोलता है कि हमको 2 कमरा का मकान चाहिए, हमको जो है छत पे बालकोनी चाहिए, दिस दैट अपना जो भी रिक्वायरमेंट है वो बताता है। बी बोलता है आपका सारा काम हो जाएगा, बदले में इतना पैसा लगेगा, आपका घर हम जो है 6 मंथ में बना के देंगे। इस तरीके का जो दोनों के बीच में प्रॉमिस होता है, यानी कि एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। सब लोग अपना टर्म और कंडीशन तय करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला चीज जो होता है वो हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के बाद नेगोशिएशन चलता है कि किस काम के लिए हम लोग कितना पैसा लेंगे, ठीक है, यानी कि बातचीत चलता है। उसके बाद नेगोशिएशन के बाद अप्रूवल होता है, और उस काम को जो है फिर एग्जीक्यूट किया जाता है कि हम लोग जो है एक तय कर ले कि आपको जो है आप मेरा घर बनाइएगा, हम लोग इतना पैसा देंगे टोटल, ठीक है, आप अब जो है यहाँ से काम शुरू कीजिए, पेपर वर्क हो गया है, ठीक है। तो अप्रूवल और एक्सक्यूशन होता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, परफॉर्मेंस और कंप्लायंस होता है। परफॉर्मेंस मतलब आपको जो भी तय हुआ है उसके अनुसार आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसका परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, ठीक है। और एक शब्द है कंप्लायंस।
कंप्लायंस का मतलब होता है अनुपालन, मतलब जो भी तय हुआ था वो चीज आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक, जैसे कि आपने तय किया था घर बनाते समय हम जो है सबसे बढ़िया क्वालिटी का सीमेंट देंगे, तो वो देखेगा कि आप बढ़िया क्वालिटी का डाल रहे हैं या फिर एक एवरेज क्वालिटी का सीमेंट डाल रहे हैं, तो वह हो गया हमारा परफॉर्मेंस और कंप्लायंस। उसके बाद हमारा जो है बीच बीच में कुछ मॉडिफिकेशन भी किया जाता है, जैसे कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, अमेंडमेंट्स एंड मॉडिफिकेशन। अमेंडमेंट्स एंड मॉडिफिकेशन मतलब हम लोग सुधार करते हैं। जैसे कि हम लोग अगर पहले बोल दिए थे कि हमको जो है किचन का साइज जो है 50 स्क्वायर फीट रखना था, अब हमारा तय होगा कि नहीं हमको किचन और बड़ा चाहिए, 80 स्क्वायर फीट का चाहिए, तो अब हमको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, तो वो सारा चीज़ जो है कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको चेंजेस करना पड़ता है। उसके बाद हमारा लास्ट में आता है रेनुअल एंड टर्मिनेशन। जैसे जैसे हम मान के चलिए कि हम लोग जो है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट तो कई तरह का होता है ना, जैसे आपको हम बार बार बिल्डिंग का एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कई तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि मान के चलिए सर्विस प्रोवाइडिंग का कॉन्ट्रैक्ट होता है। सर्विस प्रोवाइडिंग मतलब आपको हम जो है आपके ऑफिस में या आपके घर पे हम लोग जो है डेली पानी सप्लाई करेंगे। अभी देखते होंगे पीने वाला पानी का एक जार आता है, ठीक है, तो हम लोग जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं, ठीक। और ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा कितना था, 10 मंथ्स का था। मान के चलिए अगर 10 महीना पूर जाएगा, 10 महीना पूरने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट को फिर से रिन्यू करना पड़ेगा, मतलब फिर से नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा और पुराना वाला को खत्म करना पड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का हमारा बेसिक प्रोसेस है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट समझ गए, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट समझ गए। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, और भी कुछ कुछ चीज का ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे कि मान के चलिए हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में और क्या चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि मान के चलिए कि हमारा जो है ये जो मैनेजमेंट शब्द है इसका मतलब क्या है कि आपका कोई भी काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको चेक करना, हर चीज़ को फॉलो करवाना और विद इन टाइम करना, वो सारा चीज़ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में आता है, ठीक। इसके साथ साथ हमारा जो कुछ बेसिक टर्म्स है, अगर आप वो सब चीज़ को समझ लें, ठीक है, तो आपको जो है हर चीज़ को समझने में यहाँ फायदा होगा। जैसे एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, दो पार्टी के बीच का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है जिसको कि एक लीगली बाइंडिंग बनाया जाता है, ठीक है। पार्टी क्या होता है, ग्रुप या किसी भी इंसान को आप पार्टी कह सकते हैं। उसके बाद एक होता है ऑब्लिगेशन, ये सब बार बार इस्तेमाल होगा। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, ड्यूटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हर पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग निभाना होता है, ठीक। उसके बाद हमारा आता है टर्म एंड कंडीशन। देखिए ये थोड़ा हौच पौच हो गया है, इधर हम लिखते जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स और कंडीशन में क्या होता है, स्पेसिफिक क्लॉज होता है कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कि एक तरह का रूल रेगुलेशन होता है, ठीक है, जो उस चीज को परिभाषित करता है। उसके बाद हमारा आता है एक ब्रीच, बड़ा खतरनाक शब्द है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब कोई पार्टी अपनी ऑब्लिगेशंस को फॉलो नहीं करती है। ऑब्लिगेशन का भी तुरंत आपको मतलब बताया है, ड्यूटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जब कोई पार्टी अपना ऑब्लिगेशंस को फॉलो नहीं करती है, उस सिचुएशन को ब्रीच कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, एग्रीमेंट की टर्म्स और डिटेल्स को सीक्रेट रखने का क्लॉज है, ताकि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमारा जो है प्रोटेक्टेड रहे, वो बाहर नहीं आए। वो हमारा क्या हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया, यानी कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद हमारा एक और शब्द बार बार इस्तेमाल होगा, वो है फोर्स मजूरे, MAJURE, फोर्स मजूरे, यानी कि एक ऐसी तरीका अनपेक्षित प्राकृतिक घटना या फिर कोई भी ऐसा चीज जिसकी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है समय से पूरा नहीं हो पाता या उसमें बाधा उत्पन्न होता है। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फोर्स मजूरे का, कोविड, यानी कि लॉकडाउन, ठीक है। उसके बाद हमारा अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है किसी में चीज में बदलाव या सुधार, ठीक। उसके बाद है टर्मिनेशन। ये सब चीज जो आपको बता रहे हैं इसको आप समझ लीजिएगा तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा और एग्जाम में आप आंसर खुद से बना के लिख सकते हैं। टर्मिनेशन का मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट को ऑफिशियली एंड करने का प्रोसेस, मतलब टर्मिनेशन मतलब होता है किसी भी चीज को खत्म करना, ठीक है। तो टर्मिनेशन का मतलब आप समझ गए। उसके बाद हमारा होता है एक चीज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन।
डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद। डिस्प्यूट शब्द जो है इसका मतलब क्या होता है? विवाद। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करने का मतलब क्या हो गया? मेथड्स जिनके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जाता है। अगर मान के चलिए कॉन्ट्रैक्ट में आपका विवाद हो गया तो उसको सॉल्व करने का जो भी तौर तरीका होगा उसको हम लोग किस में लाते हैं? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में लाते हैं। ठीक, तो इतना बेसिक सारा चीज आप समझ गए। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ से आएंगे अपना एक एक करके जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है सबका आंसर डिटेल में देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज है? ठीक, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था? 1872 में आया था। अभी थोड़ा देर पहले आपको हम ऑब्जेक्टिव में भी बताए थे। इसमें बहुत सारा रिक्वायरमेंट दिया गया जैसे कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। जैसे आपको इसके अलावा और भी बहुत सारा है, तो आपको हम एक एक करके समझाते हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक, यहाँ पे आपका क्या होगा? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में एक पार्टी जो है लॉफुल एक्सेप्ट करेगा और एक पार्टी ऑफर देगा। मतलब एक पार्टी ऑफर देगा, दूसरा पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। पहला बात हो गया। दूसरा हमारा क्या कहता है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जब दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो वहां पे आपका जो है एक तरह का लीगल रिलेशनशिप जो है तय किया जाएगा। लीगल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी तय किया जाएगा कि हम क्या करेंगे, आप क्या कीजिएगा, वो चीज तय किया जाता है। लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन क्या कहता है कि आपको जो है कुछ वैल्यू एक्सचेंज करना होगा दो पार्टी के बीच में। जैसे कि मान के चलिए कोई आदमी को घर बनवाना है तो वो क्या करता है? पैसा देता है बदले में। ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्टर जो घर बनाता है वो क्या करता है कि एक अच्छा क्वालिटी का मटेरियल लगा के बढ़िया तरीके से घर बना के देता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? वैल्यू एक्सचेंज किया जा रहा है दो पार्टी के बीच में, तो आपको लॉफुल कंसिडरेशन भी देखना है। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। उसके बाद आपको ये जो है कैपेसिटी ऑफ पार्टी में क्या देखा जाता है? जो भी पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो उस काम को पूरा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। उसका उस काम को करने के लिए उम्र है कि नहीं, उसका दिमाग ठीक ठाक है कि नहीं। ठीक है, कहीं से उसको डिस्क्वालीफाई तो नहीं किया गया है। जैसे मान के चलिए आप जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को घर बनाने दे रहे हैं, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर का जो मतलब काम करने का तरीका है वो कोई गलत तरीका तो नहीं है, कहीं पहले उसका कोई विवाद तो नहीं रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर का दिमागी हालत ठीक है कि नहीं, उसका एक प्रॉपर उम्र हुआ है कि नहीं हुआ है। अब कोई बच्चा के कहेगा हम आपका घर बनाने कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो वो चीज़ थोड़ी सही है। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होना चाहिए? तो ये 4 पॉइंट होना चाहिए। इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए? फ्री कंसेंट, मतलब जो भी आदमी कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हो रहा है वो अपना मर्जी से तैयार हो रहा है, उसको कोई जो है दबाव नहीं है उसके ऊपर। लॉफुल ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लॉफुल। आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसका मकसद क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, मतलब कानूनी तरीका से होना चाहिए, कोई भी इलीगल काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो भी चीज़ तय कर रहे हैं तो वो पॉसिबल होना चाहिए। अब जैसे मान के चलो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बना दिए, अब वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जैसे हम कह दिए कि आपका घर जो है हम 15 दिन में बना के दे देंगे। क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी घर 15 दिन में बनेगा? बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि हमको भी ये भी देखना होगा कि वो पॉसिबल है कि नहीं है। नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको वॉइड या फिर गलत साबित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा चीज आपका हो गया कि हमारा क्या क्या रिक्वायरमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो हम लोग यहाँ पे अपना अपना जो है जो भी रिक्वायरमेंट था सारा रिक्वायरमेंट देख लिए हैं। तो हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीज देख लिए? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग देखे हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड यानी कि सही होने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होना चाहिए, उसके बाद हमारा फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी होना चाहिए, नॉट डिक्लेयर्ड वर्ड होना चाहिए। ये 8 चीज हो गया, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या है? वैलिड है, नहीं तो इनवैलिड है। वैलिड मतलब सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है उसको परिभाषित कीजिए। तो हमारा जो 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था उसके अनुसार कॉन्ट्रैक्ट को परिभाषित क्या किया गया है? कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परिभाषित किया गया? ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ।
एग्रीमेंट मतलब सहमति, इन्फोर्सेबल मतलब जिसको लागू किया गया है कानून के द्वारा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का आपसी सहमति है जिसको कानून के द्वारा लागू किया जा सकता है। बात समझ में आ गया? तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद हमसे पूछा गया क्या, कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो सबसे पहला इसमें एग्रीमेंट होता है, इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ, इसको जो है हम लोग नियम कानून के तहत लागू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम हमारा जो भी तय हो रहा है आपस में बातचीत, वो हमारा लॉफुल होना चाहिए, मतलब नियम के विरुद्ध होना चाहिए। हमारा जो भी इस चीज़ का लॉ है उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। उसके बाद कॉम्पिटेंट पार्टीज होना चाहिए, मतलब जो भी आदमी इस चीज़ को काम करने के लिए तैयार हो रहा है उसमें वो क्षमता होना चाहिए कि वो उस काम को कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जैसे उसका उम्र सही होना चाहिए, ठीक है, दिमाग ठीक ठाक होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद फ्री कंसंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स होना चाहिए, पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वर्ड, यानी कि वो गलत नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का ये हमारा कुछ 9 कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर इसको फॉलो करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तय किया जाएगा। क्वेश्चन 2 का ए और बी का आंसर जो है लगभग सेम ही है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, एनसीबी कॉन्ट्रैक्ट, आईसीबी कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन कॉन्ट्रैक्ट। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हम एक एक करके सारा समझाते हैं। एनसीबी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एन का मतलब हो गया नेशनल, सी मतलब हो गया कॉम्पिटिटिव, बी मतलब हो गया बिडिंग। नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग मतलब इसमें आपका जो भी बिडिंग का काम होगा वो देश के अंदर ही होगा, ठीक है। देश के अंदर जो भी आपको सप्लाई करना है या किसी भी तरह का जो भी बिडिंग प्रोसेस होगा सप्लायर या कॉन्ट्रैक्टर के बीच, वो देश के अंदर ही होना चाहिए, देश के बाहर का इसमें कोई आदमी इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक। इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, रेस्ट्रिक्टेड टू नेशनल बिडर्स, मतलब जो देश के अंदर का बिडर है वही इसमें भाग ले सकता है। बिडर कहते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट का ठेका लेने का काम करता है। ट्रांसपेरेंसी, इसमें हमारा क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलता है। ट्रांसपेरेंसी करने का मतलब जो है हर पूरा चीज एकदम क्लियर दिखता है, कोई भी चीज छुपाया नहीं जाता है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है इसका, ठीक है, मतलब हर काम को करने का एक सलीका होता है। कॉस्ट इफेक्टिव, हमारा जो है कॉस्ट यानी कि मूल्य इस प्रकार तय किया जाता है कि लोकल सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर को भी फायदा हो, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग में हमारा क्या होता है कि हमारा जो भी लोकल कैपेसिटी है या फिर जो हमारे घर का आदमी है वो सबको भी मदद हो सके। तो एनसीबी का मतलब क्या हो जाएगा, नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग। और ये हमारा क्या होता है, देश के अंदर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक होता है आईसीबी, अगला सवाल है आईसीबी। आईसीबी में हमारा क्या होता है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग होता है, यानी कि इसमें इंटरनेशनल लेवल पे बातचीत होता है। इंटरनेशनल लेवल पे जैसे ही बातचीत होता है तो इसमें आपको क्या मिलेगा कि कई सारा बाहरी देश का लोग आएंगे, ठीक है, तो काम सही से होगा या फिर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो ज़्यादा अच्छा क्वालिटी देखने को मिलेगा। तो इंटरनेशनल लेवल पे जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग, इसमें हमारा जो है कुछ इसका खासियत क्या क्या है, जैसे ग्लोबल पार्टिसिपेशन, मतलब हर देश का आदमी आके हिस्सा लेगा। ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, सब कुछ जो है सही तरीके से होता है, कुछ भी छुपाया नहीं जाता, कुछ भी गलत नहीं होता है इसमें। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्रोसीजर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी हमारा नियम कानून है उस चीज़ को फॉलो किया जाता है। बेस्ट वैल्यू, अच्छा से अच्छा चीज़ आपको मिलेगा क्योंकि पूरा दुनिया का भर का आदमी यहाँ पाया हुआ है। कॉम्प्लेक्सिटी होता है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एंड लैंग्वेज, डॉक्यूमेंटेशन और लैंग्वेज क्या होता है, जैसे ही बात इंटरनेशनल लेवल पे आता है तो हम लोग जो है इंग्लिश लैंग्वेज में सारा काम करते हैं, ठीक। जैसे कि अगर इंडिया में अगर बात होगा तो हो सकता है कहीं पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट हिंदी में भी लिखा हुआ हो, लेकिन जैसे ही अगर इंटरनेशनल लेवल का बात हो जाएगा तो आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, मतलब एक ऐसा भाषा जिससे कि हर कोई सहमत हो। तो एनसीबी क्या हो गया, नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग, आईसीबी हो गया इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग। इस पे आपका शॉर्ट नोट्स रिपीट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा आता है सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन कॉन्ट्रैक्ट। सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन कॉन्ट्रैक्ट आपको समझाते हैं, इसको समझाने का एक बहुत अच्छा तरीका आपको देते हैं। जैसे मान के चलिए आपको जो है यूट्यूब स्टूडियो सेट करना है, अपने लिए जो है एक यूट्यूब स्टूडियो सेट करना है।
अब यूट्यूब स्टूडियो सेट करने के लिए आपको कुछ सामान चाहिए, जैसे आपको कैमरा चाहिए, माइक चाहिए, ठीक है, लाइट चाहिए, या और भी बहुत सारा चीज चाहिए। तो कोई बंदा आपको कहता है कि हम आपको सारा चीज सप्लाई करेंगे। सप्लाई करने के बाद फिर आपको एक आदमी चाहिए ना जो आपको पूरा स्टूडियो सेटअप करेगा। तो सप्लाई और इंस्टॉलेशन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एक ही आदमी सप्लाई भी करता है और उस चीज को आके इंस्टॉल भी करता है। ठीक है। नहीं तो ऐसा हो गया कि आप जहाँ से कैमरा माइक लाइट वगैरह मंगाए, इंस्टॉल करने में गड़बड़ी होगी या फिर आपका कैमरा काम नहीं कर रहा है, तो अब दुकानदार कहेगा कि भाई हम तो कैमरा सही दिए थे, इंस्टॉलेशन वाला गड़बड़ी किया, लगाने वाला गड़बड़ी किया है। ठीक है, लगाने वाला कहेगा नहीं हम तो सही से लगा रहे थे, कैमरा ही खराब था। तो इससे अच्छा होता है कि हम लोग सप्लाई और इंस्टॉलेशन कॉन्ट्रैक्ट एक ही रख लें। मतलब एक ही आदमी आएगा, आपका सामान भी देगा और आपका पूरा चीज तैयार करके दे देगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सप्लाई और इंस्टॉलेशन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बात समझ गए। इसका क्या क्या खासियत होता है, इसमें हमको कंबाइंड स्कोप देखने को मिलता है, मतलब दोनों काम एक साथ हो जाएगा, एक ही आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, यानी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। टर्न की सॉल्यूशन, आपका जो है काम आसानी से हो जाता है। इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब एक ही बार आपका जो है सारा काम होकर तैयार हो जाएगा, कुछ भी शिकायत होगा तो आपको एक ही आदमी के पास जाना है। परफॉर्मेंस गारंटी, आपका जो भी परफॉर्मेंस होगा अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, नहीं होगा तो आपको शिकायत तो एक ही आदमी को करना है कि नहीं। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट मतलब जैसे अगर कोई भी सामान खराब हो गया तो उसके लिए एक ही आदमी जिम्मेवार है। नहीं तो ऐसे क्या होता है कि अलग अलग रखते हैं, तो भैया वो कहेगा कि कैमरा ही आपका खराब आया था, दुकानदार कहेगा कि नहीं हमने कैमरा सही दिया था, लगाने वाला आपका गड़बड़ी किया है। बात समझ में आ रही है, तो इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डिस्कस द मॉनिटरिंग प्रोसेस इन व्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के व्यू में मॉनिटरिंग प्रोसेस, मॉनिटरिंग मतलब आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको कैसे हम लोग देख रेख करेंगे, उस प्रोसेस को आपको जो है क्या करना है, डिस्कस करके बताना है। बात समझ गए। तो इसमें आपको हम सबसे पहले क्या बताते हैं, मॉनिटरिंग प्रोसेस इन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू इंश्योर दैट ऑल पार्टीज फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस एंड द प्रोजेक्ट प्रोसेस एज प्लान्ड। इसमें हमारा क्या होता है कि आपका जो भी ऑब्लिगेशन है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में हमारा दो पार्टी होता है, एक जो कि नियम कानून बना रहा है कि हम ये करके देंगे वो करके देंगे, दूसरा जो उसमें सहमति दे रहा है। ठीक है, तो दोनों का अपना अपना ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन मतलब उसका अपना अपना कर्तव्य है। तो कर्तव्य हर कोई सही से फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्वालिटी मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो सारा चीज को देख रेख करना आपका क्या कहलाएगा, मॉनिटरिंग कहलाता है। ठीक ना। तो सबसे पहला चीज हमारा होता है प्लानिंग एंड सेटअप। हम लोग सबसे पहले प्लान बनाते हैं कि हमारा जो भी काम है उसको करेंगे कैसे, उसको कैसे कैसे देख रेख किया जाएगा। उसके बाद डेवलप मॉनिटरिंग प्लान, उसको देख रेख करने का हम लोग प्लान बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बेस लाइन स्टेब्लिशमेंट करते हैं कि हम लोग जो है किसी भी चीज को कैसे नापेंगे। ठीक ना। तो वो सारा चीज हम लोग यहाँ से तय कर लेते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या, मॉनिटरिंग का, प्लानिंग एंड सेटअप। दूसरा क्या, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए एक बहुत अच्छा चीज है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसको केपीआई कहते हैं। आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। केपीआई का फुल फॉर्म क्या है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो इसमें हम लोग परफॉर्मेंस यानी कि हमारा जो भी काम है वो सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, उस चीज को नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना एक तरीके का गाइडलाइंस तय किए, उसमें आपका जो भी डाटा है वो कलेक्ट किया जाता है, बीच बीच में आके चेक किया जाता है। उसके बाद देखिए परफॉर्मेंस का रिव्यू दिया जाता है। जैसे इस चीज को आपको समझाते हैं, मान के चलिए कोई आदमी घर बना रहा है। ठीक है, घर बनाते समय क्या होगा कि हम लोग क्या करते हैं, एक इंजीनियर रखते हैं। इंजीनियर जो है हर सप्ताह या 10 दिन में या 15 दिन में आता है, चेक करके जाता है क्या काम हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक, तो वो परफॉर्मेंस आपका देख के जाता है कि हम जिस हिसाब से बोले थे छड़ लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है, हमारा 10 दिन में जो दीवार जोड़ना था वो जुटा है कि नहीं जुटा है, मटेरियल सही से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम में गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है। तो वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे नापते हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, दूसरा हम लोग परफॉर्मेंस नापते हैं। उसके बाद हम लोग तीसरा क्या करते हैं, कंप्लायंस मॉनिटरिंग। कंप्लायंस मॉनिटरिंग में हम लोग क्या करते हैं, कंप्लायंस का मतलब अभी तुरंत आपको हम बताए थे। कंप्लायंस मतलब होता है अनुपालन। ठीक है, कि हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट में बात हुआ था उसके अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे हमने अगर बात किया कि हम लोग जो है बढ़िया क्वालिटी का सबसे टॉप क्वालिटी का सीमेंट लगाएंगे, तो हम ये चेक करेंगे टॉप क्वालिटी का सीमेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उसके बाद हमारा आता है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट करने का मतलब जैसे कि हमारा जो भी नियम कानून है, सरकार ने जो नियम तय किया उसके अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग रिस्क मैनेजमेंट का बात करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई रिस्क। हमारा जो भी रिस्क है उसको हम लोग पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो है क्या क्या चीज हो सकता है, क्या क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि अभी आप घर बनाना शुरू किए,
हमारा जो है अगर बहुत बारिश हो गया, ठीक, या फिर अचानक से बाढ़ आ गया, या फिर और भी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, तो वैसे में आपका जो भी काम हुआ था काम खराब हो सकता है कि नहीं? तो ये सब रिस्क आपको पहले लेना पड़ेगा। और उस रिस्क के क्या हो सकता है, जैसे मान के चलिए आप किसी बरसात के दिन दीवार जोड़े, ठीक है, दीवार जोड़ने के बाद क्या होगा, बारिश आएगा तो वो दीवार खराब भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हम लोग उसको सुधारने का प्लान बनाते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद हमारा आता है क्या, इशू रिजोल्यूशन। इशू रिजोल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा इशू है पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसका कारण जानते हैं कि ये चीज़ प्रॉब्लम जो हो रहा है क्यों हो रहा है, उसको सुधारने का हमारे पास क्या क्या तरीका, वो हो गया करेक्टिव एक्शन। उसके बाद हमारा क्या है, कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग। कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, आपस में जो है हम लोग बैठ के बातचीत करते हैं कि ये चीज़ को कैसे सुधार किया जाए, नहीं किया जाए, वो सारा चीज़ में हो गया। उसके बाद हमारा आता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। उस चीज़ को लगातार सुधार किया जाता है कि इसमें ये गड़बड़ी है, आगे से ये चीज़ नहीं हो, ठीक है। इस चीज़ को और बेटर कैसे किया जाए, कैसे इसमें ताकत स्ट्रेंथ दिया जाए, वो सारा चीज़ हम लोग इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 का बी, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्टिंग, एक्सप्लेन ब्रीफली। परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्टिंग का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मतलब इसको करने का क्या क्या फायदा या मकसद है। परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्टिंग जो होता है एक तरह का प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी है जो फोकस करता है किस पे, डिजायर्ड आउटकम और परफॉर्मेंस पे, ठीक है। देखिए हमारा अगला चीज क्या है, यहाँ से देखते हैं, इसका हम लोग कुछ कुछ देखते हैं कि पीवीसी में हमारा आता क्या क्या चीज है। जैसे इम्प्रूविंग सर्विस क्वालिटी, हम लोग जो भी सर्विस देते हैं या जो भी काम करके देंगे उसमें क्वालिटी अच्छा से अच्छा मेंटेन करेंगे, ये किसका मकसद है, परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्टिंग का मकसद है। दूसरा कॉस्ट इफिशियंसी, मतलब हम लोग पैसा बचाने का काम करेंगे या कम पैसे में ही हम लोग अच्छा से अच्छा चीज डिलीवर करके देंगे। इनहेंस्ड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, हमारा जो भी काम होगा उसको आप एक अच्छे पैमाने से नाप सकते हैं, या फिर अगर काम में खराबी हो गया तो उसके लिए जो भी ये पेनाल्टी होगा वो सब हम लोग देखने के लिए तैयार है। उसके बाद हमारा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट करने का मतलब अगर काम खराब हो गया या फिर काम में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो गया तो कॉन्ट्रैक्टर अपने ऊपर रिस्क ले लेगा, ठीक है, या फिर उस चीज को कम कैसे किया जाएगा वो सारा चीज में देख लेते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन। फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन में हमारा क्या है कि हम लोग जो है यहाँ पे कुछ नया नया टेक्निक लगाएंगे ताकि हमारा जो है काम यहाँ पे सही से और आसानी से हो जाए। उसके बाद हमारा है लास्ट में कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमारा क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत मायने रखा जाता है। क्यों मायने रखा जाता है, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं ना कि अगर कस्टमर एक बार सेटिस्फाई हो गया आपके काम से तो आपको दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी आसानी से मिल जाएगा, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन यहाँ सबसे ऊपर रखा जाता है। उसके बाद क्या, व्हाट आर द परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल। परफॉर्मेंस पैरामीटर्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस पैरामीटर करने का मतलब जो है कि एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और सही से काम हुआ है, उस चीज को नापने का क्या क्या पैरामीटर है। तो सबसे पहले हम लोग टाइम लाइननेस देखते हैं कि हमारा काम जो है सही समय पे हुआ है कि नहीं। अगर आपको कहा गया था 6 महीना के अंदर रोड बन जाना चाहिए तो 6 महीना में बना है कि नहीं बना है। दूसरा हमारा क्या, कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट करने का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो भी बजट है उस बजट में ही काम होना चाहिए, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर हमने तय किया था कि ये रोड बनने में हमारा जो है 50 लाख का बजट है तो वो 50 लाख के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट को नापने का कुछ पैरामीटर है। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा और भी पैरामीटर है, आपको बताते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस, हम लोग जो भी कॉन्ट्रैक्ट दिए, जैसे हम रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिए तो रोड सही क्वालिटी से बनाया गया कि नहीं बनाया गया, रोड टिकना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंप्लायंस। कंप्लायंस में हमारा क्या आता है कि हमारा जो भी आ, नियम कानून है, ठीक है, वो सारा चीज फॉलो किया गया कि नहीं किया गया है, ठीक। तो वो सारा चीज हम लोग इसमें देख लेंगे। तो ये हमारा क्या था सर, ये हमारा परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पैरामीटर्स है, ठीक है, जिससे हम लोग तय करते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या क्या चीज़ इसमें देखें, सबसे पहला टाइमलीनेस, मतलब सही समय पे तय समय पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या देखें, कॉस्ट मैनेजमेंट देखें। कॉस्ट मैनेजमेंट में हम लोग देखें कि हमारा जो बजट है उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद हमारा क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस।
मतलब हमारा जो भी क्वालिटी तय हुआ था वो क्वालिटी मेंटेन किया गया है कि नहीं किया गया। अभी नहीं कि काम अच्छा सस्ता करने के चक्कर में हमने कोई खराब क्वालिटी का सामान इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद हमारा था कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब जो भी सरकारी नियम कानून है उस चीज़ को फॉलो किया गया कि नहीं किया गया। तो ये सारा चीज़ हमारा आता है, किसके अंदर आता है हमारा, ये हमारा आता है परफॉर्मेंस पैरामीटर में आता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन इन डिटेल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ वेरियस पार्टीज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका रिपीट करेगा। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे देखिए, A breach of contract occurs when one party fails to fulfill its obligation under the contract। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि दो पार्टी होता है, पार्टी ए हो गया, पार्टी बी हो गया। ठीक है, दो पार्टी में से कोई एक पार्टी जो है काम नहीं कर पा रहा है। जैसे मान के चलिए आपको घर बनवाना है। ठीक है, आप जो है घर बनवा रहे हैं तो आप बदले में पैसा दीजिएगा, आप टाइम पे पैसा ही नहीं दे पा रहे हैं या फिर मटेरियल ही सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर का गलती थोड़ी है। आप अपना काम सही से नहीं कर पा रहे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमारा क्या होता है कि हमारा कोई भी एक पार्टी जो है अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पाता। ऑब्लिगेशन मतलब उसका जो भी ड्यूटी है वो काम नहीं कर पाता है। ठीक, तो हमारा ब्रीच तीन तरह का होता है, एक होता है माइनर या पार्शियल ब्रीच, दूसरा होता है मटेरियल ब्रीच, ठीक है, जिसको हम लोग टोटल ब्रीच भी कहते हैं, एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। ब्रीच तीन तरह का हो गया। अब ब्रीच अगर होता है तो उसमें रेमेडीज क्या क्या, इससे बचने का क्या क्या है या फिर इसका भरपाई क्या है। अगर डैमेज हुआ है, ठीक है, तो जो भी डैमेज हुआ है वो आपको भरपाई करना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलिए आपने जो है कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं दिया। ठीक है, आपको अगर मान के चलिए 30 तारीख को पैसा देना था कॉन्ट्रैक्टर को ताकि आगे का काम हो सके, आप 30 तारीख को पैसा नहीं दे पाए, तो कॉन्ट्रैक्टर कह सकता है कि आपको यहाँ पे जो है ये इस नुकसान का भरपाई करना पड़ेगा, आपको जो है फाइन देना पड़ेगा, 1000 रुपये एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ेगा। तो वो हमारा क्या हो गया, मॉनेटरी कंपनसेशन हो गया। तो डैमेज अगर होता है तो क्या क्या लगता है, कंपनसेटरी डैमेज होता है, कंसिक्वेंशियल डैमेज होता है, प्यूनिटिव डैमेज होता है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा और क्या क्या होता है, ब्रिज से बचने के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तय किया जाता है, रिसेशन देखा जाता है, रेस्टिट्यूशन देखा जाता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत आपको क्या हो जाएगा, कोर्ट से ऑर्डर आपको दिया जा सकता है, ये कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा जा सकता है आपको। रेसिजन में आपको क्या होगा कि आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया जाता है। रेस्टिट्यूशन में आपका जो भी बेनिफिट मिला है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये हो गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कोई भी एक पार्टी जो है अपना ड्यूटी नहीं कर पाता है, नहीं निभा पाता है, तो वहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद हमारा क्या, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ वेरियस पार्टीज। हर पार्टी का राइट क्या है और ड्यूटी क्या है। जैसे कि आपको पहले बताते हैं कि हमारा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में चार पार्टी होता है, एक होता है प्रिंसिपल या फिर क्लाइंट उसको कहते हैं हम लोग, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर, तीसरा होता है सब कॉन्ट्रैक्टर और चौथा होता है कंसल्टेंट या इंजीनियर। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में हमारा जो है चार पार्टी होता है। हर पार्टी का राइट क्या है और उसका ड्यूटी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, किसी एक का आपको एग्जाम में रिपीट कर सकता है। पहला क्या है, प्रिंसिपल या क्लाइंट। ठीक, इसका क्या क्या राइट है, इसको सही सामान मिलना चाहिए, इसका जो भी काम है वो सही तरीके से होना चाहिए। ठीक है, इसको इंस्पेक्ट और अप्रूव करने का राइट है। बात समझ गए, इन्फोर्स वारंटीज एंड गारंटीज, उसको वारंटी और गारंटी मिलना चाहिए। जैसे कि हम अगर प्लम्बिंग सिस्टम की आपके घर में पूरा पाइप वाइप लगा है, अगर आपका कोई भी लीकेज होता है तो हम उसको आके सुधार देंगे। ठीक है, तो ये हम कौन कर सकता है, कॉन्ट्रैक्टर कर सकता है, तो ये एक तरह का वारंटी और गारंटी में आ जाएगा। इसका ड्यूटी क्या है, ठीक है, ड्यूटी क्या है, जैसे कि जो भी हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट का क्या काम है कि आपको क्लियर स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट बताना पड़ेगा कि हमको चाहिए क्या। जैसे कि अगर हम पाइपिंग, सॉरी, जैसे हम अगर घर बना रहे थे, हमको कितना रूम चाहिए, कितना बाथरूम चाहिए, वो सारा चीज़ आपको क्लियर बताना होगा। हमको लकड़ी इस मटेरियल का चाहिए, दरवाज़ा हमारा इस मटेरियल का होगा, खिड़की इस मटेरियल का होगा, वो सारा चीज़ आपको क्लियर बताना पड़ेगा। ठीक है, आपको टाइम पे पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का टर्म है उसके अनुसार आपको जो भी टाइम दिया गया उस टाइम के आपको पेमेंट करना पड़ेगा। प्रोवाइड नेसेसरी एक्सेस एंड इंफॉर्मेशन टू द कॉन्ट्रैक्टर, और जो भी सही चीज़ या जो भी ज़रूरत का चीज़ है वो सिर्फ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए अगर कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि हम जो है सुबह 8 बजे आके काम करेंगे, ठीक है, और आप कहते हैं कि नहीं हम सुबह 8 बजे नहीं आपको काम करने देंगे, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही है।
उसके बाद हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर, कॉन्ट्रैक्टर या फिर सप्लायर, इसका क्या क्या राइट है, रिसीव पेमेंट फॉर गुड्स, इसका राइट है कि इसको जो भी सामान ये लगा रहा है, सर्विस दे रहा है, उसका पैसा उसको सही समय पे मिल जाए। उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसको सारा जानकारी मिल जाए। बात समझ में आ रही है। इसका ड्यूटी क्या है कॉन्ट्रैक्टर का, कि आपका जो भी काम होगा वो स्पेसिफिकेशन के अनुसार हो जाए, मतलब जो पहले से तय किया गया काम मेरा ऐसे होगा वैसे होगा, वो सारा चीज़ को पहले से बता दिया जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिकेशन के अनुसार मतलब बेस्ट क्वालिटी का सीमेंट लगेगा, दरवाजा फलाने मटेरियल का लगेगा, वो सारा चीज़ आपको दे देना, यानी कि क्वालिटी प्रोवाइड कराना कॉन्ट्रैक्टर का काम है, और काम को समय पे करना वो इसका काम है। सब कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए आप घर बना रहे हैं, ठीक है, तो घर बना रहे हैं तो आप घर बनाने का पूरा काम देख रहे हैं, उसी के बीच में आपका हो गया कि हमारा जो है बिजली का भी काम होता है, ठीक है, तो बिजली का ठेका कोई और ले लिया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सब कॉन्ट्रैक्टर कहेंगे। मतलब कॉन्ट्रैक्टर के अंडर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। तो इसका भी वही राइट है, रिसीव पेमेंट फॉर सर्विस प्रोवाइडर, एसेस टू नेसेसरी प्रोजेक्ट डिटेल्स एंड रिसोर्सेज, ड्यूटीज क्या क्या है, परफॉर्म वर्क एज पर सब कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, कोऑर्डिनेट विद मेन कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। उसके बाद हमारा कंसल्टेंट या इंजीनियर आता है, इसका काम क्या क्या है इंजीनियर का, आपका जो भी इंफॉर्मेशन है उसको देख के हमको जाके उसको चेक करना है कि हमारा काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उसके बारे में एक सही जानकारी देना, ठीक है, ये सारा इसका ड्यूटी आ जाता है। एक्सपर्ट एडवाइस देना, उसको जाके देख रेख करना, ठीक है, हमारा एंश्योर कंप्लायंस, मतलब जो भी नियम का कानून के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन किया गया कि नहीं किया गया, वो सारा चीज़ देख रेख करना, ये कंसल्टेंट या इंजीनियर का काम है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट करने का मतलब हो गया, डिस्प्यूट मतलब अभी तुरंत आपको बताया था, विवाद, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलिए कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट हम लोग समझते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट ऑकर्स व्हेन देयर इज ए डिसएग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्वड इन अ कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग द टर्म्स कंडीशन और परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट में हमारा क्या क्या चीज आ जाता है, इसमें हमारा आता है जो भी तरह का डिसएग्रीमेंट हो रहा है, यानी कि जैसे मान के चलिए आपस में जब हम लोग काम कर रहे हैं, अगर किसी भी तरह का फुलफिलमेंट नहीं हुआ तो आपस में क्या होगा, विवाद होगा। जैसे कि हमारा जो है नॉन परफॉर्मेंस, इसमें क्या होता है कि आपको जो भी काम करना था आप सही से काम नहीं कर रहे हैं, डिलेड परफॉर्मेंस, आप लेट से काम पूरा करके दे रहे हैं, 6 महीना में करना था साल भर लग गया, क्वालिटी इशू, आप बोले थे टॉप क्वालिटी का मटेरियल लगाएंगे, लो क्वालिटी का लगा दिए, पेमेंट डिस्प्यूट्स, आप बोले थे कि हम जो है 30 तारीख को पेमेंट कर देंगे, नहीं कर पाए, ठीक है, या फिर चेंज ऑफ ऑर्डर, आप पहले बोले थे कि हमको जो है घर में इस तरह का पेंट लगाना था, अब आप पेंट का कलर चेंज कर रहे हैं, तो इस तरह का जो भी चीज़ है कि जब आप बोले थे उसको काम को सही से कीजिएगा नहीं, तो आपको क्या होगा, आपस में विवाद होगा, उसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट कहा गया है। बात समझ गए। अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द वेरियस मेथड्स फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मतलब जो भी हमारा विवाद हुआ है उसको खत्म करने का क्या क्या तरीका है। तो सबसे पहला नेगोशिएशन, नेगोशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। इसका फायदा क्या है, इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल, कॉस्ट इफेक्टिव एंड क्विक, मेंटेन रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज। नेगोशिएशन में हम लोग जब बैठ के आपस में बातचीत करते हैं, हाँ भाई ये जो समस्या हो गया अब इसका समाधान क्या है, ठीक है, तो इसमें हमको कोर्ट कचहरी तो नहीं जाना पड़ता है, आपस में बैठ के बातचीत हो जाता है, हमारा काम जो है आसानी से हो जाता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, आपस में बैठ के बात कर रहे हो सकता है बात बढ़ जाए, तो इसमें रिजल्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा इसका कोई गारंटी नहीं होता है, ठीक है, कभी कभी विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर कोई थर्ड पार्टी आता है उसको सुधारने के लिए। मे नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स, हर तरह के डिस्प्यूट के लिए ये काम नेगोशिएशन नहीं चलता है, यानी नेगोशिएशन में हमारा मेनली बातचीत होता है बैठ के, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, मीडिएशन, मीडिएशन में हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी मीडिएटर को बीच में लाया जाता है कि भाई हम दोनों के बीच में जो है इस तरह का मसला होगी, अब आप आके इसको सुलझाइए। तो इसका फायदा क्या है, कॉन्फिडेंशियल एंड नॉन बाइंडिंग, पार्टीज रिटेन कंट्रोल ओवर द आउटकम, कैन प्रिजर्व बिजनेस रिलेशनशिप। इसमें देखिए आपका क्या होता है मीडिएशन में, कि आपका जो तीसरा बंदा आता है वो आपके बीच में दोनों का समस्या को समझता है, ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, दोनों के बीच का जो एक सही एक प्रॉपर आंसर होगा या प्रॉपर सॉल्यूशन होगा उसको ला के देता है, ठीक है, जिससे कि आपका क्या होगा, एक प्रॉपर सॉल्यूशन दे देगा, तो आपसी में जो भी प्रॉब्लम हुआ है जो भी मतभेद हुआ है उसको सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद हमारा आता है कि लिटिगेशन, अगर आपका डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा है, विवाद बहुत बढ़ गया है, ठीक है, तो हमारा लिटिगेशन के तहत क्या होता है कि लिटिगेशन में हम लोग कानूनी कार्रवाई करते हैं, फॉर्मल लीगल प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है,
ठीक है, तो लीगल प्रोसेस में आपका क्या है, जो भी आपको नियम के लॉ के अनुसार कहा जाएगा आप उसको पालन करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद अगर डिसीजन आपको जो मिला आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपना जो है अपने से ऊपर वाले कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जैसे अगर सिविल कोर्ट में बात नहीं बना तो हाई कोर्ट चल जाइए, हाई कोर्ट में नहीं बना तो सुप्रीम कोर्ट चल जाइए। तो ये सारा चीज आपको लिटिगेशन में फायदा मिल जाता है। उसके बाद हमारा क्या आता है, व्हाट आर द कंडीशंस विच ए कॉन्ट्रैक्ट इज सस्पेंडेड। कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो है किस किस कंडीशन में सस्पेंड हो जाता है, सस्पेंड मतलब उसको किस किस कंडीशन में खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, अब जो है तुमको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, या फिर हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट को कब कब रद्द कर दिया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं, कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंशन रेफर्स टू द टेम्पोररी हॉल्टिंग ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस विदाउट टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मान के चलिए हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट को कुछ दिन तक के लिए रोक देते हैं यहाँ पे, ठीक ना। और कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंशन का हमारा क्या क्या कंडीशन है, पहले फोर्स मजूरे, ठीक, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंशन में हम लोग क्या करते हैं, कुछ दिन के लिए काम को रोक देते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है, सबसे पहले फोर्स मजूरे, जैसे कि अगर आपको मान के चलिए किसी भी तरह का नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक बाधा हो गया, या देश में युद्ध छिड़ गया, या फिर जैसे कोविड जैसा सिचुएशन आ गया, तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंशन कर देंगे, मतलब कुछ दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट रोक देंगे। या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग का जो है काम हो रहा था और कोई एक पार्टी जो है अपना ऑब्लिगेशंस परफॉर्म नहीं कर रही है, मतलब अपना जो भी उसका ड्यूटी है उसको सही से पूरा नहीं कर पा रही है, तो वैसे कंडीशन में आपको क्या होगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल सकता है, और वहां पे आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंशन हो जाएगा। उसके बाद हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट, अगर दोनों पार्टी के बीच में आपस में तय हो गया कि नहीं कुछ दिन तक आपका जो है सस्पेंड कर दिया जाए, तो आपका वहां पे भी क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंडेड हो सकता है। नन पेमेंट, अगर क्लाइंट जो है टाइमली पेमेंट नहीं करता है, ठीक है, तो वो आपका क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्टर जो है सस्पेंड कर सकता है वर्क को। बात समझ में आ रही है। उसके बाद हमारा आता है रेगुलेटरी और लीगल कंप्लायंस। अगर हमारा जो है जो भी हमारा नियम कानून है उसके अनुसार काम नहीं हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में भी आपका कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड हो सकता है। चेंज इन सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस मतलब अगर आपका जो भी मटेरियल है, मटेरियल का सोर्स है, या फिर जो भी मार्केट है, या जो भी आपका पहले का रिसोर्स था, अगर वो सब बदल गया, ठीक ना। जैसे कि मान के चलिए आप लोग क्या कर रहे थे कि पहले हम जो है लोकल मार्केट से मटेरियल ला रहे थे, अब लोकल मार्केट में वो मटेरियल नहीं मिल रहा है, हमको कहीं और से लाना पड़ रहा है, या फिर अचानक से रेट बढ़ गया मटेरियल का, तो उसके अनुसार आपका जो है कुछ दिन तक काम रुक सकता है, जिसको हम लोग चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस कहेंगे। उसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न्स, अगर जो है मजदूर या जो भी आदमी काम कर रहा है उसको हेल्थ का नुकसान हो रहा है, तो बीच में आपका क्या हो सकता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट कुछ दिन के लिए सस्पेंड हो सकता है। जैसे मान के चलिए कि आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई खास तरह का बीमारी फैल गया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू क्या है, देखिए, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू में हमारा क्या होता है, हमारा जब काम पूरा हो जाता है, यानी कि हमारा जब इम्प्लीमेंटेशन का काम हो चुका है, तो उसके बाद हम लोग उसको जाके रिव्यू करते हैं। ठीक है, रिव्यू में हम लोग क्या करते हैं, उसको देखते हैं कि हमारा जो भी चीज़ है, जो भी तय किया गया था उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है कि नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही है। तो उसको हम लोग पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू करते हैं। जैसे कि हमारा क्या है कि जैसे हमने क्या किया था, यूट्यूब स्टूडियो सेटअप किया था, ठीक है, यूट्यूब स्टूडियो के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट तय किया था। तो हमारा जब यूट्यूब स्टूडियो सेटअप हो जाएगा, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन का काम हो गया था, अब हम लोग जाके वहाँ पे एक बार बढ़िया से देख लेंगे कि हमारा सारा सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, समझ गए ना। उसके बाद आपको इसमें क्या देखना है कि हमारा पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या मकसद है, क्यों करते हैं हम लोग। एसेस प्रोजेक्ट सक्सेस, कि हमारा जो है प्रोजेक्ट सक्सेस मतलब जो भी चीज़ हमको चाहिए था वो हमको सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके लिए करते हैं। इवेल्यूट परफॉर्मेंस, हमारा जो भी परफॉर्मेंस है, जो भी काम हुआ है वो सही से हुआ है कि नहीं, बेस्ट क्वालिटी दिया गया कि नहीं, टेक्नोलॉजीज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सारा चीज़ देख लेंगे। आइडेंटिफाइज लेसन्स लर्न, मेजर बेनिफिट रियलाइजेशन, रिकमेंडेड इंप्रूवमेंट्स। इसमें हम लोग करने के बाद क्या करते हैं, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू करने के बाद, जैसे मान के चलिए आप यूट्यूब स्टूडियो लगाए, ठीक है, आपका जो है सही से माइक से आवाज़ नहीं आ रहा है, या बीच बीच में जो है इको क्रिएट हो रहा है, तो वो सब चीज़ सुधार उसी समय हो जाएगा। यानी कि कोई भी काम करने के बाद हम लोग जो है उसका रिव्यू लेते हैं,
वो हमारा क्या हो जाएगा, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू हो जाएगा। अगला क्या, एक्सप्लेन एनी 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस इन ए कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी 5 इंपॉर्टेंट टर्म और कंडीशन बताइए। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, टर्म एंड कंडीशन। क्या मतलब, जो भी हमारा शर्त है वो सारा शर्त आपको बताना है। तो सबसे पहला हमारा शर्त क्या है, स्कोप ऑफ वर्क है। उसके बाद पेमेंट टर्म्स है। तीसरा क्या है, ड्यूरेशन एंड टाइमलाइन है। तो हमारा पहला जो है स्कोप ऑफ वर्क। स्कोप ऑफ वर्क में क्या होता है, आपको बताना होता है कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। बात समझ गए, तो वो हमको स्कोप ऑफ वर्क में बताना होता है। हर तरह का जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको पहले क्लियर कर देना है, किसमें, स्कोप ऑफ वर्क में। दूसरा हमारा पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स में हमारा तय किया जाता है कि हम लोग पेमेंट किस हिसाब से करेंगे, कितना तारीख को इंस्टॉलमेंट मिलेगा, या पेमेंट आप कितना पार्ट में कीजिएगा, वो सारा चीज इसमें आ जाता है। ठीक है। दूसरा टर्म एंड कंडीशन हो गया। पहला क्या हो गया, टर्म एंड कंडीशन, मतलब आपको चाहिए क्या, आपको डिटेल में बता दिए। दूसरा हमारा क्या है, पेमेंट टर्म्स, इसमें आप बता दिए कि हम पैसा कैसे कैसे देंगे। तीसरा हमारा ड्यूरेशन एंड टाइमलाइन। ड्यूरेशन एंड टाइमलाइन करने का मतलब हो गया, इसमें आप तय करते हैं कि हमारा जो है काम कितना दिन में बन जाएगा। ठीक है, हमारा काम जो है कितना दिन में हो जाएगा, ये सारा चीज इसमें तय किया जाता है। ठीक। उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नॉन डिस्क्लोजर, मतलब हमारा इस काम से रिलेटेड जो भी गोपनीय सूचना है वो आप किसी को शेयर नहीं कीजिएगा। ठीक है, इधर उधर बात नहीं होना चाहिए, वो सारा चीज इसमें आ जाता है। टर्म एंड कंडीशन में आता है। उसके बाद टर्मिनेशन क्लॉज भी होता है, कि अगर आप काम खराब कीजिएगा या किसी भी तरह का काम गलत हो जाएगा तो वैसे उस कंडीशन में आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा या फिर आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। वो सारा चीज इसमें आता है। तो ये हमारा 5 क्या था सर, हमारा टर्म और कंडीशन था, जो कि इंपॉर्टेंट है, हर कॉन्ट्रैक्ट में होता ही होता है। अगला क्या है, इसमें शॉर्ट नोट्स लिखना है किसी दो पे। हमने आपको चारों पे बता दिया है, अगर क्वेश्चन रिपीट करता है तो आपके लिए फायदा ही है। लीगल एस्पेक्ट इन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, एक एक करके देखते हैं। लीगल एस्पेक्ट इन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में लीगल करने का मतलब कानूनी कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो की लीगल एस्पेक्ट क्या क्या है इसमें। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन, अभी थोड़ा देर पहले आपको हम समझा रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन में हम लोग एक सही कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। उसमें टर्म और कंडीशन हम लोग शुरू में डिस्कस कर लेते हैं। कंप्लायंस, मतलब आपको क्या क्या फॉलो करना है नहीं करना, वो सारा चीज़ तय किया जाता है सरकारी नियम कानून के अनुसार। आपको सारा लेबर लॉ फॉलो करना है, इन्वायरमेंटल लॉ फॉलो करना है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉलो करना है, सारा चीज़ में आ जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन, मतलब हर काम का एक प्रॉपर कागजी कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मान के चलिए अगर कोई तरह का विवाद होता है तो उसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, वो सारा चीज इसमें आ जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड आईपी हो गया। उसके बाद अमेंडमेंट एंड मॉडिफिकेशन, मान के चलिए कोई बदलाव करना है तो वो आप कैसे कीजिएगा। टर्मिनेशन, मतलब आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है, खत्म करना है, तो वो कैसे कीजिएगा, वो सारा चीज इसमें आ जाता है। तो ये हमारा क्या लीगल एस्पेक्ट है। उसके बाद हमारा क्या है, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टर्मिनेशन मतलब होता है खत्म करना। टर्मिनेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना हमारा क्या है, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। जब आपका क्या होता है कि पार्टी अगर सही से काम नहीं कर पा रहा है या फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। तो पहला हमारा क्या है, इसका टाइप्स देख लेते हैं। बाय परफॉर्मेंस, बाय एग्रीमेंट, बाय ब्रीच, बाय फ्रस्ट्रेशन, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय परफॉर्मेंस क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस बाय ऑल पार्टीज। ठीक है, जो भी आपका ऑब्लिगेशन है, मतलब जो भी आपका कर्तव्य था उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा, टर्मिनेशन हो सकता है। म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब अगर दोनों पार्टी तय हो गया तब भी आपका टर्मिनेशन हो सकता है। बाय ब्रिज, अगर एक पार्टी फेल कर गया, ठीक है, तब भी आपका क्या हो सकता है, टर्मिनेशन हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट का। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, अगर लॉ का सही से, सॉरी, अगर कोई लीगल रीजन हो गया तो वैसे कंडीशन में भी आपका क्या हो सकता है, टर्मिनेशन हो सकता है। अब टर्मिनेशन का क्या क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, एक बार आपका टर्मिनेशन हो जाता है, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, पार्टीज को जो है अपना ड्यूटी से आज़ाद कर दिया जाता है। अब से आपका जो है ये सब ड्यूटी था वो अब खत्म हो चुका है। जो भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई करना होता है। उसके बाद अगर कोई आपके पास सेंसिटिव डॉक्यूमेंट या कोई कागज पत्तर रह गया तो उसको लौटाना होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या था, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या हो गया, आपका जो भी चीज था उसको आप खत्म कर रहे हैं। अगला क्या है, लमसम कॉन्ट्रैक्ट। लमसम कॉन्ट्रैक्ट में हमारा क्या होता है, लमसम कॉन्ट्रैक्ट में हमारा क्या होता है, पूरा मोटा रकम एक बार ले लिया जाता है। जैसे आपको घर बनाना है तो एक ही बार में आपसे
एक तय अमाउंट कर लिया जाता है कि आपको जो है अगर 2 फ्लोर का घर बनाना है, टोटल आपको 20 लाख का खर्चा आएगा, आपको जो है 20 लाख रुपया एक बार में दे देना है। ठीक। अब इससे क्या क्या फायदा होता है कि आपका फिक्स प्राइस हो जाता है, आपका जो भी एक प्रेडिक्ट कर लिया जाता है कि आपको हाँ 2 फ्लोर बनाना है, इतना खर्चा आएगा, तो एक बार में पैसा ले लिया जाता है। रिस्क मतलब कोई भी तरह का अगर नुकसान होगा तो कॉन्ट्रैक्टर उसको झेलेगा, आपको बीच में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर कुछ बदलाव होगा तो वो सारा चीज़ पहले से ही तय कर लिया जाता है कि आप बीच में ये चीज़ चेंज कर सकते हैं, जैसे आप दीवार का कलर चेंज करवा सकते हैं, मटेरियल का क्वालिटी चेंज करवा सकते हैं, वो सारा चीज़ हमारा जो है पहले से तय हो जाता है। इसका एडवांटेज क्या है, प्रेडिक्टेबल कॉस्ट, मतलब आपको एक मोटा मोटी रकम बता दिया जाता है एक ही बार में, घटेगा बढ़ेगा कॉन्ट्रैक्टर जानेगा। ठीक है। तो पहला फायदा हो गया सिंप्लीफाइड पेमेंट स्ट्रक्चर, मतलब आपको पेमेंट कैसे कैसे देना है वो तय हो गया। बीच में आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं करना होगा कि इसका खर्चा बढ़ गया उसका खर्चा बढ़ गया, वो सब चीज़ का लफड़ा नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद इसका नुकसान क्या है, लेस फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चेंजेस, इसमें आपको बदलाव का बहुत कम चांस रहता है, क्योंकि आप एक बार में ही सब कुछ तय कर लिया, बाद में अगर मन बदल गया कि नहीं हम इस चीज़ को ऐसे करना चाहते हैं तो फिर खर्चा बढ़ेगा। तो इसलिए लमसम कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव का चांस बहुत कम रहता है। कॉन्ट्रैक्टर्स में इंक्लूड है रिस्क प्रीमियम, इसमें जो है कॉन्ट्रैक्टर्स को एक अच्छा खासा नुकसान भी देखने को मिल सकता है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है। ठीक। तो इसका कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट सेटअप हो गया, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग हो गया, चेंज मैनेजमेंट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज आउट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, पेमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। तो ये इसका क्या है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का रोल्स है। ठीक है। तो आपका सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आपको क्या करना है, इसको पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा या चैनल से मिल जाएगा। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़िए, जो भी डाउट है आप हमसे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।